बाबा जी 3 में रख लें तो कहते हैं नहीं 3 तो कम हो जाएगा। अच्छा चलिए बाबा जी 3.5। अरे आप तो अपने आदमी हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। 1 ईंट रखी थी, उठाया, चुपचाप बैठ के देखने लगे। आमिर खान। हाँ, और सबको लगा रही यार कौन बैठा है, और अंधेरे में बैठे चुपचाप देख रहे हैं। तो 1-2 लोगों ने पहचान ली तो उनका उसके शूटिंग के बाद बोले यार कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो तो बता दीजिएगा। तो मैंने कहा यार इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा सुपरस्टार मुझसे ये पूछ रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जब एक छोटे से शहर का लड़का एक बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री पे छा जाता है, एक छोटे से शहर का एक बड़ी जगह पे नाम होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम आयुष तिवारी है। स्वागत है वॉक्सी टॉक्सी हिंदी की संवाद श्रृंखला में। संवाद में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। लखनऊ जैसे छोटे से शहर को उठ के आज मुंबई तक पहुँचे हैं, बॉलीवुड तक इन्होंने सफ़र तय किया है। हम आज बातचीत करेंगे संदीप यादव जी से। सर बहुत स्वागत आपका है हमारे इस चैनल। धन्यवाद आयुष जी। अगर मैं अपने दर्शकों से यूँ कहूँ कि मैं आज एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूँ जो मुख्यमंत्री बनाता है। अब थोड़ा सा संदीप जी का परिचय दे देते हैं। मूल तो संदीप जी ने पत्रकार भी रहे हैं, लेकिन आज ये थिएटर से लेकर और बॉलीवुड तक अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। संदीप जी ने पीपली लाइव से लेकर गुलाबो सिताबो और उसके बाद आश्रम, भौकाल जैसी वेब सीरीज़ में सर ने काम किया है, और इस समय 2 शो इनके काफ़ी चर्चित रहे हैं। तो आज संदीप जी से हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। जी जी बिल्कुल। सर पहला सवाल आपसे कि एक छोटे से शहर से जब आदमी सफ़र शुरू करता है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, तो इस दरमियान कितना संघर्ष आपको देखना पड़ा, कैसे कैसे कमेंट आए लोगों के कि जैसे अभी हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सपोज दैट शहर क्षेत्र से, कि लोग कहते हैं अरे उस फील्ड में जाएगा, मतलब तरह तरह के कमेंट। थोड़ा सा आप बताएं अपनी लाइफ के बारे में। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जब फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग में आना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं उसके माँ बाप, उसके घर वाले लोग। उनकी नज़र में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि नाटक नौटंकी करोगे, नचनिया बनोगे, अच्छा ये करके होगा क्या, इसमें कौन सी नौकरी है, क्या कर लोगे, आपको कोई जानता नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। तो पहला संघर्ष तो आपका वहीं से शुरू हो जाता है। दूसरा संघर्ष ये होता है कि इस क्षेत्र में आने के लिए कौन सी पढ़ाई की जाए, कहाँ जाया जाए, किससे मिलें, कौन रास्ता दिखाएगा, वो नहीं पता होता है। तो कई सारे साल तो इसी तलाश में निकल जाते हैं, कहाँ से शुरू किया जाए, किससे मिला जाए, कौन आपको सही रास्ता बताएगा, कौन क्या चीज़ें बताएगा। तो मेरा तो संघर्ष बहुत ही लंबा रहा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत अच्छा नहीं था। 10th किसी तरह कर लिया, 11th किसी तरह कर लिया, फिर 12th में मैं फ़ेल हो गया। अब फेल होने के बाद फिर घर वालों को वही प्रश्न किया, अरे अब तो तुम फेल हो गए, घर वालों की नाक कट गई, बेइज्जती हो गई, अब क्या करोगे। हाँ, मिडिल क्लास में बेइज्जती का डर बहुत ज़्यादा होता है। बेइज्जती का डर होता है, जबकि पता नहीं मतलब तो फेल होने के बाद की स्थिति ये थी कि किसी तरह से फिर मैंने अगले साल 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया। लेकिन 12th करने के बाद ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे एक्टिंग में ही जाना है। दरअसल क्या हुआ कि मैं गांव में रहा हूँ क्लास 5th तक। उसके बाद फिर मैं पिताजी का मेरे ट्रांसफ़र हो गया नैनीताल। तो 6, 7, 8 3 साल तक मैं पिताजी के साथ नैनीताल में रहा। तो वहाँ सरकारी कॉलोनी थी और एक कमेटी थी, रामलीला कमेटी, जहाँ रामलीला होती थी हर साल। तो मैं तो चूँकि गांव की परवरिश से गया था, मुझे रामायण पढ़ना आता था, मैं श्लोक पढ़ लेता था, संस्कृत ठीक ठाक बोल लेता था, जितनी लिखनी और बोलनी होती थी। तो रामलीला में मुझे पहली बार लक्ष्मण का रोल मिला। अच्छा। और उस रोल में चूँकि हिंदी अच्छी होने की वजह से मैंने खुल के परफॉर्म किया, तो पहली बार में ही मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। और मैं उस समय क्लास 7th में था। तो मुझको ये लगा कि जब मैं वैसे स्कूल में जाता था, बस में जाता था, तो लोग मुझे भाव नहीं देते थे, लेकिन जब मैं रामलीला में काम कर रहा था और सुबह जब बस में जाता था, तो वही लड़के लड़कियां देख के कहते थे, अरे ये वही है यार जो लक्ष्मण बनता है, वही है, अरे तुम बैठोगे, आओ मेरे। लड़कियां भी प्रभावित हो जाती। तो वो चस्का वहाँ से लग चुका था। लेकिन 12th में फेल होने के बाद फिर कोई रास्ता नहीं दिखा, तो मुझे लगा आप क्या करेंगे। तो वापस से फिर मैंने लखनऊ गोमती नगर में एक स्कूल है, भारतेंदु नाट्य अकादमी, वहाँ से मैंने थिएटर की वर्कशॉप की। वहाँ से मेरा थिएटर का सफ़र शुरू होता, और घर वालों का विरोध वैसे ही चलता रहा कि क्या कर रहा है, पता नहीं अब क्या करेगा,
पागल हो गया है, डांटना डपटना। पिताजी ने कभी डांटा नहीं, कभी वो नहीं कहा? पिताजी डांटते भी थे, नाराज़ भी थे, और लेकिन उनको ये लगता था कि चलो यार जो कर रहा है करने दो, क्योंकि और उन्हें लगता था मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। फ्री रखते थे, स्वतंत्र? हाँ, फ्री रखते थे, लेकिन कभी कभी चिढ़ भी जाते थे कि इससे क्या होगा, इससे क्या कर लोगे, कितना कमा लोगे, वैसी वाली स्थिति थी। पत्रकारिता के पेशे में भी रहे, साल 2009-10 का दौर था। हाँ, वो कहाँ से टर्निंग पॉइंट आया थिएटर की तरफ? थिएटर तो मैंने 12th के बाद से शुरू कर दिया था, लेकिन पत्रकारिता मैंने ज्वाइन की 2009 में जी। मतलब मैं इसके बाद कुछ दिनों तक भोपाल में रहा हूँ, 4 साल मैंने वहाँ थिएटर किया। हबीब तनवीर साहब मेरे गुरु थे, और वहीं पर मुझे फिल्म मिली थी पीपली लाइव, आमिर खान ने जो प्रोड्यूस किया था। तो फिल्म करने के बाद थोड़ी फिल्म भी चल गई और ठीक ठाक चर्चा हो गई, लेकिन तभी मेरे गुरु जी का देहांत हो गया, और उनके देहांत होने के बाद जो हमारा थिएटर ग्रुप था वो बिखर गया। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, और मैं बहुत भावुक आदमी हूँ, जिससे मन लग गया तो लग गया, उचट गया तो उचट गया। तो फिर भोपाल में मेरा मन लगा नहीं, तो मैं वापस लौटा लखनऊ आने के बाद अब काम की तलाश की, भाई अब क्या करेंगे। तो यहाँ तो नाटक भी उस तरह से नहीं हो रहे थे जहाँ पैसे मिले, तो मैं पत्रकारिता में आ गया। और पत्रकारिता में मैं कल्चरल बीट ही देखता था, तो उतना लिखना उठना आता था कि भाई नाटक देखा कैसा लगा, कथक का प्रोग्राम देखा कैसा लगा, इतना ही काम था। धीरे धीरे फिर पत्रकारिता में मज़ा आने लगा, तो मैं तकरीबन साल भर मुझे लगता है मैं पत्रकार भी रहा। लेकिन कुछ ही समय बाद मुझे समझ में आ गया कि यार ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम अभिनय है, उसी के लिए बना हूँ, वही करके मज़ा आया। आप लखनऊ जैसे छोटे से शहर से हो के गए, लेकिन जब आप एक छोटे से शहर से जाते हैं और फिर हिंदी भाषी क्षेत्र से होते हैं और बॉलीवुड जैसी बड़ी इंडस्ट्री में जहाँ का कल्चर ही और होता है, मॉडर्न होता है, तो कभी आपको हिंदी और अंग्रेजी के बीच का भेदभाव नहीं देखने को मिला, या अपनी भाषा का, स्थानीय भाषा का फ़ायदा मिला वहाँ पे? तो इस संदर्भ में अगर थोड़ा सा। नहीं, शुरू में तो मुंबई में लगता था कि अंग्रेज़ी अच्छी ना होने के बहुत सारे नुकसान हैं, क्योंकि कई सारी मीटिंग्स में, बातचीत में लोग अंग्रेज़ी में बात शुरू करते थे। मेरी आज भी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, 2-4 लाइन में बोलने के बाद फिर हिंदी पे आ जाता हूँ, तो लोग समझ जाते कि आती नहीं है। तो मुंबई में पहले ज़्यादा महसूस होता था, लेकिन थोड़े समय के बाद बड़ी बेशर्मी से मैंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि भाई नहीं आती, भाषा ही है। जैसे मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, आपको हो सकता है बहुत अच्छी हिंदी ना आती हो, लेकिन कमाल की बात ये थी कि चूँकि बॉलीवुड हिंदी मीडियम में काम करता है, हिंदी भाषा है, तो जो भाषा पे पकड़ थी मेरी, चाहे हिंदी पढ़ने की वजह से थी, साहित्य की वजह से थी, तो अच्छी हिंदी बोलने के मुझे बड़े फ़ायदे मिले। जैसे मैं तमाम सारे सीरियल्स में काम किए, फिल्मों में काम किए, तो कई बार जब कठिन हिंदी का कोई शब्द आता था तो लोग कहते थे संदीप से पूछो, उसको पता हुआ। तो मैं बताता था कि इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे बोलो, तो बहुत सारे फ़ायदे मिले। पर अंग्रेज़ी वाला कॉम्प्लेक्स मुंबई में रहा है, अभी भी कई बार हो जाता है, लेकिन मुझसे घबराता नहीं, भाई नहीं आती, साफ हूँ मैं, क्लियर हूँ। आपने प्रकाश झा सर के निर्देशन में काम किया। प्रकाश झा एक बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, कैसा अनुभव रहा, कोई एक्सपीरियंस उनके साथ का अगर शेयर करें? प्रकाश झा सर के साथ काम करके एक तो बड़ा मज़ा आया। वो मतलब डायरेक्शन के मास्टर आदमी हैं और फिल्म मेकिंग के बहुत बड़े उस्ताद हैं, हर पक्ष उनका बहुत मजबूत है। उनके साथ काम करने के दौरान एक जो कमाल चीज़ ये थी कि जब मेरा ऑडिशन हुआ बग्गा के कैरेक्टर के लिए आश्रम में, जो मैंने मुख्यमंत्री के पीए का रोल किया है, तो वो सारी तिकड़म भिड़ाता है, किस पार्टी को हराना है, किसको लाना है, क्या करना है, कैसे मेरी सरकार बनेगी, मतलब मेरा जो पूर्व मुख्यमंत्री है उसको जिताना कैसे, तिकड़मबाजी खूब। तो उसका ऑडिशन हुआ, तो थोड़ा बहुत मेरा अनुभव राजनीतिक भी रहा है। मतलब मेरे मामा राजनीति में हैं, मेरे बड़े भाई साहब हैं वो राजनीति में हैं, तो थोड़ा उन लोगों को मैंने भी देखा हुआ है, वो सारी ऑब्जर्वेशन काम आई। फिर जब मैं फाइनल हो गया तो प्रकाश झा सर ने कहा कि संदीप एक्टिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नेचुरल करना है, जैसे कि तुम यही हो, और कुछ कैरेक्टर दिमाग में रखना मत कि ऐसा होगा वैसा, कुछ नहीं, सिंपल करते जाएंगे। ठीक है सर। तो सेट पे भी जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल न्यूट्रल रहो, एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, आराम से करो, देखते हैं कैसा होता है। मतलब एक एक्सपेरिमेंटल जो एक्टिंग होती है ना, वो उनके पास बड़ी कमाल का उनके पास समझ है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मुझसे काम कराया। फिर जब थोड़ी देर के बाद मैंने वो सुर पकड़ लिया बग्गा का, तो उन्होंने कहा हाँ बस यही सही है, ऐसे काम करो, बहुत आसान हो गया। तो आप आश्रम देखेंगे तो उसमें थोड़ा रियल वाला मैंने देखा हुआ है और बड़ा अच्छा लगा आपका कैरेक्टर वो। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो भूमिका होती है, भूमिका एक तो आदमी मान लेता है कि बड़ा आसान है थिएटर करना या फिर फिल्मों में करना, लेकिन असल मायने में जब भूमिका में आपको उतरना पड़ता है
भूमिका में आपको जीना पड़ता है, तो बिल्कुल उस कैरेक्टर में ढल जाना पड़ता है। तो ये ढलने के लिए आप क्या कुछ टेक्निक्स अपनाते थे, कितना पढ़ते थे? क्योंकि बग्गा मतलब एक ऐसा कैरेक्टर था जो वास्तव लग रहा था कि हाँ, मुख्यमंत्री से ज़्यादा और वो एक IAS और वो सारी टेक्निक्स जानता है कि कैसे राजनीतिक गठजोड़ किया जाए, कैसे लोगों को जोड़ा आज के दौर में भी उसका कह सकते हैं, लेकिन आप बेहतर बता सकते हैं। राजनीतिक थोड़ी सी कह सकते हैं कि मेरी चेतना है, थोड़ा मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, हर पार्टी के बारे में जानना समझना, किसने क्या बयान दिया, क्या स्टेटमेंट आया, क्या चल रहा है। और इस तरह का जो कैरेक्टर था PA का, जो नेताओं के PA होते हैं, कई बार मेरे दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स थे, तो मैंने कुछ YouTube पे कुछ वीडियोस देखे कि कोई स्पीच दे रहा है तो कैसे देगा। फिर अपने आप से दिमाग में एक कैरेक्टर मैंने डेवलप किया कि मान लो आप मुख्यमंत्री हो और आप चुनाव हार गए, और अगला चुनाव आपको जिताना, और मैं बहुत ईमानदार हूँ अपने मुख्यमंत्री के लिए, अपने नेता के लिए, तो मैं क्या तिकड़म भिड़ाऊँगा, कैसे तिकड़म भिड़ाऊँगा, और चीज़ें बिगड़ने में नहीं दूंगा। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि आपको जनता का समर्थन चाहिए, आप लड़ नहीं सकते, आपको विरोधियों का समर्थन चाहिए। तो मुख्यमंत्री हमारा बहुत युवा रहता है, वो भड़क जाता है, मैं संभालता हूँ, नहीं मैं बात करता, मतलब जो उसके आगे थोड़ा सा अच्छा लगा तो उसको मैंने खुद ही डिज़ाइन किया। लेकिन उसकी बेशक बहुत सारी तैयारियाँ थी, तमाम सारे न्यूज़ चैनल से मैंने वीडियोस देखे, अखबारों में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ नेताओं से भी मिला, कुछ IAS लोगों से भी मैं मिला, समझने की कोशिश की। बग्गा के कैरेक्टर का कौन सा एक ऐसा डायलॉग था जो आपके मन को छू गया, या फिर मतलब थोड़ा सा वो डायलॉग आप हमारे मंच के माध्यम से, या फिर मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। मुझे उसका, वो जब बाबा के आश्रम में जाता है डील करने के लिए और सब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, बाबा कहते नहीं 5 करोड़, हमारे मुख्यमंत्री कहते नहीं इतना तो नहीं दे पाएंगे, हम तो 2 करोड़ देंगे। तो वो जो डील के समय मैं कहता हूँ, बातचीत करता हूँ, वो मुझे वो उतना सा हिस्सा बड़ा अच्छा लगा कि मैं सब कहता हूँ कि बाबा जी 3 में रख लें तो कहते हैं नहीं 3 तो कम हो जाएगा। अच्छा चलिए बाबा जी 3.5। अरे आप तो अपने आदमी हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बस प्रसाद मिल जाता है वहाँ पे। तो उसमें क्या है कि तुरंत जैसे बोला ना कि बाबा 3.5 में रख लेते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, तो मौका ही नहीं दिया कि आपको सवाल कर पाएँ, है ना। सही बात है। तो अब वो उस तरह से है कि जैसे आप कोई सामान लेने गए बाजार में और उसने कहा कि 10 रुपए का, आपने कहा नहीं यार 8 में लेंगे, उसने कहा नहीं 8 में। एक लेवी होती है, आदमी उस मिजाज से कह देता है कि अगले को बिल्कुल बार्गेनिंग करने का मौका ही नहीं दिया। तो वो बड़ा हिस्सा मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसमें मैंने मौका ही नहीं दिया आपको कहने का, तो सीधे 9 रुपए आपके हाथ में पकड़ा दिया और आपको लगा अरे अच्छा चलो हो गया। जब आप बड़े एक्टर्स के बीच में होते हैं, आप छोटे से होते हैं, एक छोटा सा रोल होता है आपका, तो कभी कभी मेरे देखने में आया है, सुनने में आया है कि लोगों का वो गुरूर होता है, सर चढ़ के बोलता है कि नहीं मैं तो सलमान खान हूँ, तो भाई मैं अपने से नीचे लोगों, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वास्तविक तौर पे कभी मिला नहीं। तो आपको कभी, आपने जैसे आश्रम में शूटिंग की, बॉबी देओल साहब थे, पीपली लाइव में काम किया, आमिर खान साहब, तो इन लोगों के बीच कैसा मिजाज रहा, कैसा तालमेल रहा, घुल मिल के रहते थे या फिर थोड़ा सा लगा वैसा कि एक छोटा होने के नाते हमको वैसा, थोड़ा सा इस बारे में? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बॉबी देओल के साथ भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल व्यक्ति हैं। जब जान जाते हैं कि भाई मेरा ये को एक्टर है, उसके साथ मिलना, बातचीत करना, सुबह गुड मॉर्निंग करना, आपने नाश्ता कर लिया, ओके, प्रॉपर रिहर्सल करना, हंसी मजाक करना। और आमिर खान तो बहुत ही कमाल है, वो तो बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ। तो शूटिंग में एक दिन आया हमारे, और आए तो ऐसे ईंटा पड़ा था, मतलब शूटिंग चल रही थी, किसी को खबर भी नहीं थी, एक ईंट रखी थी, उठाया, चुपचाप बैठ के देखने लगे आमिर खान। हाँ, और सबको लगा यार कौन बैठा है, और अंधेरे में बैठे चुपचाप देख रहे हैं। तो 1-2 लोगों ने पहचान भी, तो उनका उसके शूटिंग के बाद बोले अरे कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है वो मेरा जॉन अब्राहम के साथ। हाँ, थोड़ा बाटला हाउस का भी बताया। मैंने बाटला हाउस फिल्म की थी, बाटला हाउस में मैं नेता बना हूँ। बहुत करप्ट नेता है जो पूरी एक भीड़ को, एक मुस्लिम लॉबी को भड़काता है दिल्ली पुलिस के खिलाफ। तो पहले दिन की शूटिंग पे जॉन अब्राहम के साथ जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने अपना पहला डायलॉग बोला, तो जॉन सर ने देखा और कहा अरे आपने कमाल, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा अरे यार ये तारीफ़ कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। तो लगा कि नहीं तारीफ़ हो रही। फिर उसका तो बहुत सहज, बहुत अच्छी बातचीत, बड़ी अच्छी ट्यूनिंग, मतलब मेरा क्लोज सीन चलता था तो बेचारे सामने अपनी लाइन बोलने के लिए खड़े रहते थे। मैंने कहा इतनी विनम्रता उनमें ही हो सकती। जॉन अब्राहम। उसका फिर प्रॉपर मिलना, बातचीत, फिर उसकी डबिंग जब हुई मुंबई में, तो डबिंग में मेरे साथ थे स्टूडियो में बातचीत, संदीप जी मैं ठीक कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो तो बता। मतलब जॉन अब्राहम के, मैंने कहा अरे यार इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा सुपरस्टार मुझसे ये पूछ रहा है,
तो उनको चूँकि बैकग्राउंड पता था कि मैं थिएटर से हूँ, मेरा 20-22 साल का अनुभव है, तो उन्होंने कहा नहीं आप लोगों ने इतना काम किया है और चूँकि ये आपके इधर की कहानी है तो मतलब अच्छा संदीप, एक सीरियस सवाल और आपसे लेना चाहूँगा। सवाल मेरा ये है कि जब आदमी एक प्रॉपर एक्टर की भूमिका में होता है, एक रंगमंच से उठ के जाता है, अभिनेता के रूप में अपनी भूमिका दर्ज कराता है, तो एक होता है कि आदमी एक बेहद सीरियस रोल में हो, दूसरा होता है कि वो हास्य अभिनय में हो, और तीसरा होता है कि बिल्कुल विलेन टाइप वाले में। तो आपने जो है आपने सीरियस रोल भी किए हैं, आपने जो सीरियल चल रहे हैं उसमें जो है थोड़ा हास्य वाले रोल भी, तो इनमें क्या अंतर लगता है आपको बेसिकली, और आप किस भूमिका को जीना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा समझते हैं? ये बड़ा कठिन प्रश्न है। मुझे सभी तरह की भूमिकाएं अच्छी लगती हैं। कई बार सीरियस रोल भी मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, कई बार कॉमेडी जैसे भी। और भाई क्या चल रहा है मेरे इस शो में जो NTV पे आता है रात को 9:30 बजे, तो इसमें कॉमेडी रोल है तो मुझे ये भी मज़ा आ रहा है। लेकिन जो नेगेटिव भूमिकाएं हैं मुझे लगता है नेगेटिव भूमिकाओं के लिए आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। आपको अपनी भाव भंगिमाएँ, आपको अपना बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो बेसिक नेचर है वो बहुत हंसी मजाक वाला, बहुत ही स्वाभाविक। नहीं, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बिल्कुल उसी कैरेक्टर में, आप जैसे आप अमरीश पुरी साहब की बात कर लीजिए, हाँ। तो कभी उनको कोई वो लाख ठीक भूमिका में कर ले बिल्कुल सिंपल, तो आदमी आज भी उनका प्रारूप वही देखता है। राजपाल यादव जी की बात कर लीजिए आप, तो वो कितना भी सीरियस कैरेक्टर कर ले लेकिन लोग उनको वैसा ही समझते, तो कुछ आदमी उस कैरेक्टर के लिए बन ही जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इस मामले में मेरा बहुत सौभाग्य है, क्योंकि जहाँ मैं बाटला हाउस में एक खतरनाक लीडर का रोल करता हूँ जो आग लगा रहा है भीड़ को और धमका रहा है, वहीं मैं फिल्म थप्पड़ में एक तापसी पन्नू की नौकरानी के पति का रोल करता हूँ जो बहुत शराबी है और बीवी को मारता है, तो उससे लोगों को नफरत हो जाती है, इतना घटिया इतना नीच आदमी। और फिर मैं और भाई क्या चल रहा है, मैं एक हास्य भूमिका में एक नेता की तरह, जो मोहल्ले का एक छुटभैया नेता है और उधार चाय पीता है, उधार पान खाता है, किसी काम कुछ नहीं कराता, लंबी लंबी हाँकता है, बोलता है, वहाँ पे ये कर रहा हूँ। तो मेरे लिए कॉमेडी थोड़ा ज़्यादा आसान इसलिए लगती है, लोगों को कॉमेडी बहुत टफ लगती है क्योंकि मेरे स्वभाव में वो चीज़ है। मैं सहजता से आपसे मिलूँगा, हंसी मजाक बातचीत करूँगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। संदीप, इन दिनों बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारे थोड़ा सा सीरियस हम लोग उस भूमिका में थे, बहुत सवाल उठ रहे हैं। लोग इसको किन्हीं से जोड़ रहे हैं, कोई कहते बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग वैसे हो गए हैं, तो इस पे थोड़ा सा बातचीत आप काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, तो चंद लोगों की वजह से ये कल्चर वैसा हो रहा है या फिर वास्तविक तौर पे एक ऐसा माहौल डेवलप किया जा रहा है क्या?